ठीक है। सो और टॉपिक इज जी कोड। सो जी कोड की डिफिनीसन और पर्पस क्या होता है इसको ऐसे समझते हैं। सो जी कोड जो होते हैं वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस एंड कॉन्टैक्ट विथ हेल्थ सर्विस, दे कैप्चर रीजन फॉर एनकाउंटर अदर दैन द डिजीज इंजरी एक्सटर्नल कॉज। कहने का मतलब है किसी पर्सन को कोई अगर डिजीज़ है, कोई इंजरी है या कोई एक्सटर्नल कॉज है, यहाँ पे तो सीधे पता चल गया ना डिजीज़ इंजरी, बट क्या कोई उसके हेल्थ का ऐसा स्टेटस है जिससे कि उसकी कंप्लीट जो हेल्थ का एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में कोई और स्टेटस दिया हुआ है तो उससे हेल्थ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जैसे कि पेशेंट ने बोला कि मुझे लॉन्ग टर्म में मैं जो है एक दवा खाता हूँ जो कि इंसुलिन है, या फिर मेरी पास्ट में एक बार मुझे कार्डियक अरेस्ट आया था, उसके बाद से मैं एक ब्लड थिनर लेता हूँ। तो ये आज की उसकी डिजीज़ इंजरी में तो उसको लेकर के तो नहीं आ रहा है, बट ये चीज़ कहीं न कहीं उसके हेल्थ को, उसके कहीं न कहीं ट्रीटमेंट को, उस पेशेंट की डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को, डिक्रेशन को, इन चीज़ों को ये अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है स्टेटस कोड। ठीक है। जैसे कि किसी पेशेंट को अगर हम प्रिवेंटिव सर्विस दे रहे हैं कि तुम एक काम करो, आस्थमा तुम्हें है तो तुम्हें ब्रोंकोडायलेटर लेना है, तो वो प्रिवेंटिव सर्विस के लिए है। अब हो सकता है कि आज जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और हेल्थ केयर फिजिशियन को ये नहीं पता कि पेशेंट अभी जिसका मैं सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एल्बुट्रॉल है या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एनी सच मेडिकेशन विच इज़ ब्लड थिनर, और ही इज़ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मेडिकेशन, या फिर इस पेशेंट को हमने कार्डियक पेसमेकर लगाया हुआ है। तो अब जो स्टेटस कोड होते वो यही बताते हैं कि इसके बेसिस पे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है मे बी चेंज। तो जनरल रूल क्या कहता है कि कब हम हेल्थ स्टेटस कोड को कैसे कोड करते हैं, तो कहता है कि रीज़न फॉर एनकाउंटर, आप चेक करो किस रीज़न से ये पेशेंट आज आया हुआ है। सो जी कोड आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर विजिट नॉट प्रोसीजर परफॉर्म। नाउ टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय विजिट एंड एनकाउंटर। टेक अ ट्राई, राइट रॉन्ग उससे कोई मतलब नहीं है। what do you understand by encounter and visit? So visit तो डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं ना, हाँ मतलब पेशेंट पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्यों आया, हाँ एग्जैक्टली किस रीजन के लिए आया था। हाँ, देखो डॉक्टर से मिल लिया, विजिट हो गई और हॉस्पिटल तक आ गया, एनकाउंटर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो यस सर। जेड कोड हमेशा विजिट को लेकर के होते हैं, ये ना कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। प्रोसीजर कोड शुड accompany द जी कोड डिस्क्राइब सर्विस प्रोवाइडेड, ये भी वाले कोड आएंगे बट जो है बाद में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस, सर्टेन जी कोड आर डेजिग्नेटेड टू बी यूज ओनली एज प्राइमरी रीजन फॉर एनकाउंटर। कुछ जी कोड हैं जो कि प्राइमरी रीजन, इस बात को पकड़ के चलना, जब डॉक्टर से मिल लिया तो विजिट हो गया, हॉस्पिटल तक आ गया। किस, देखो कोई अपने घर से चलता है कुछ तो सोच के चलता है कि हॉस्पिटल में मैं किस रीज़न से जा रहा हूँ। क्यों, आप लोग कभी किसी क्लिनिक या फिर ब्लड डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो, किसी रीज़न से ही तो जाते हो ना, चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, या किसी को कॉल करके बुलाते हो, कोई रीज़न तो होता है ना। यस सर। अब जैसे कि किस किस कंडीशन में ये एज अ, कल आपने सवाल पूछा था किन कंडीशन में हम कोड की सीक्वेंसिंग करते हैं, किसका सवाल था ये?
स्नेहा मैम का। हाँ। सो अब आपके सवाल का देखो ये जवाब है। यहाँ पे अगर पेशेंट का जो रीज़न है एनकाउंटर का रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हाइड्रेशन थेरेपी, अब ये एक तरह की कहीं न कहीं थेरेपी हो गई कि नहीं। मान लो कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी किस पर्पज़ से होती है बताओ आप। कैंसर। अब अगर कोई पर्सन आ रहा है इसी रीज़न से कि मैं जा रहा हूँ अपना कीमोथेरेपी कराने, और कीमोथेरेपी के ड्यूरेशन में उस पेशेंट को दूसरी कोई और बीमारी का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कर दिया, तो इस सिचुएशन में आप पहला कोड कौन दोगे। चलो एग्जांपल दे रहा हूँ। पेशेंट केम फॉर radiation therapy, and during the radiation therapy he got a treatment of fracture of his leg. So what code will be your primary code, radiation therapy or sprain or fracture of leg? Tell me. सर जिसके लिए वो आया है रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन। है ना। सो अब समझ में आ गया। तो क्या है ना कि कुछ कोड हमेशा प्राइमरी ही जाते हैं। ओके। अब यहाँ पे स्पेसिटी का मतलब क्या होता है, ज़रा मुझे समझाना। स्पेसिटी का मतलब क्या होता है। सर हमें एक्यूरेट कोड देना है सर। हाँ, स्पेसिटी का मतलब है कि जैसे कल मैंने आपको कॉम्बिनेशन कोड की डिफिनीशन समझाई थी। कॉम्बिनेशन कोड या फिर अक्यूट एंड क्रोनिक समझाया था आपको। यस सर। ये वाला। तो अगर एक्यूट ऑन क्रोनिक कंडीशन दी हुई है, तो आप एक्यूट और क्रोनिक करोगे या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला करोगे। एक्यूट। तो कॉम्बिनेशन वाला करेंगे अगर एक्यूट और क्रोनिक दोनों दी हुई है। राइट। तो यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब ही यही होता है। ठीक है। अरे, जी कोड यहाँ पे हट गया क्या। ओ भाई साहब, जी कोड वाली स्लाइड कहाँ चली गई। इसमें है। ये रहा सी कोड। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिटी का मतलब क्या हो गया, यूज़ मोस्ट स्पेसिफिक कोड अवेलेबल। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक कोड, जैसे कुछ कोड होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम, जैसे पेशेंट आया केवल जो है इस चीज़ के एग्ज़ामिनेशन के लिए आया कि मुझे क्लियरेंस दे दो कि मैं हेल्दी हूँ। लोगों का प्रिवेंटिव चेक होता है ना कि जॉब वॉब में जाते हैं तो मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो यस सर। यहाँ भी वही वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है। जब ये वाली चीज़ें हैं तो फिर आप इनको एज अ प्राइमरी नहीं देते हो। अब जी कोड का मतलब देखो, एग्जांपल देखो। अब कितने तरह के जी कोड की कैटेगरी होती है। पहली है कॉन्टैक्ट एक्सपोजर। कहने का मतलब ये वाले जो कोड होते हैं इनकी सीरीज़ ये होती है, इंडिकेट करते हैं कॉन्टैक्ट विद सस्पेक्टेड एक्सपोजर टू कम्युनिकेबल डिजीज़ या हजार्डियस सब्सटेंस। जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे कोरोना के पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया है, तो फिर जो कोड आप लीड करोगे वो इस टर्म से, एक्सपोजर टू कोरोना, एक्सपोजर टू हजार्डियस सब्सटेंस। ठीक है। या कांटेक्ट विथ। ठीक है। देखो ये कोड कैसे लीड होता है। यहाँ जाओगे, यहाँ डालोगे टर्म कांटेक्ट। अब देखो कांटेक्ट विथ, यहाँ देखो आ गया, दिख रहा है। अब किसके साथ कांटेक्ट हुआ है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? कुछ समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। अब यहाँ पे देखो, कॉन्टैक्ट के सामने क्या लिख दिया? सी ऑल एक्सपोजर्स। तो अगर मान लो कॉन्टैक्ट नहीं दिया है, एक्सपोजर दिया है, तो अब सी आल्सो की यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिफिनीशन क्या बताई थी? सी आल्सो का मतलब क्या था? सी आल्सो, कोड आल्सो का मतलब क्या बताया था, बताओ आप? तो उसको भी देखना है। हाँ, ठीक है। तो वो नेविगेट करके बताएगा, ठीक है, किस किस तरीके से ये नेविगेट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ हमारा जो ये कॉन्टैक्ट एक्सपोजर है, तो ये कैसे कैसे हो सकता है कि मान लो कोई इससे रिस्क फ्यूचर में तो नहीं होगा, ठीक है। अब चलो, इसका मतलब क्या होता है इन कन्वर्जन एंड वैक्सीनेशन, क्या मतलब होता है इसका? छोटे बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं, या फिर कई बार होता है कि जब मैटरनल लेडीज़ होती हैं उनको कुछ वैक्सीन देनी पड़ती है, या कोरोना जैसी प्रॉब्लम आई, या फिर कोई एक एपिडेमिक डिजीज़ आ गई, या पैंडमिक एंडेमिक, वहाँ पे हम वैक्सीनेशन की चीज़ें करते हैं, वहाँ पे हम राइट। यस सर। तो जब भी ऐसी बात आए, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एनकाउंटर फॉर इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीन रिलेटेड सर्विस है, देन यू विल लीड कोड लाइक दिस, ठीक है। वैक्सीनेशन फॉर वॉट? अब देखो यहाँ पे देखो, वैक्सीनेशन में इतने ही तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखो, एक आया यहाँ पे स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है ये चीज़ इंडिकेट करता है पेशेंट की करंट हेल्थ की कंडीशन को, जैसे कि ये किसी बीमारी को लेकर के तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन तो नहीं पेशेंट को किया गया, या फिर किसी प्रोस्थेटिक डिवाइस तो नहीं लगाई गई। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आप यूज़ करोगे इस टर्म का स्टेटस, ठीक है। और जैसे ही आप स्टेटस कोड को करोगे, या फिर ये वाला टर्म नहीं मिल रहा है तो आल्सो प्रेजेंस आप, ठीक है, प्रेजेंस के नाम से आप डालोगे तो आ जाएगा कि मतलब कि ये वाली चीज़ें पेशेंट इनके साथ है। अब वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ऑल द कंडीशन, ठीक है। देन कंडीशन आती है हिस्ट्री ऑफ। हिस्ट्री का मतलब पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन कि पहले ये चीज़ें थी, या तो उसकी फैमिली से आई हुई हैं, या ये वाली चीज़ें उसके फ्यूचर हेल्थ के रिस्क को एक तरीके से बढ़ा सकता है। जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ नियोप्लाज्म ऑफ ब्रेस्ट है, सो माइट बी प्रोबेबिलिटी कि इस पेशेंट को भी ये हो सकता है। अब स्क्रीनिंग का मतलब होता है एनीथिंग दैट इंडिकेटिंग टेस्ट ऑफ फॉर डिजीज और कंडीशन इन एन इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव एनी symptom. What do you understand by these terms? क्या मतलब हुआ? टेक अ ट्राई। स्क्रीनिंग का मतलब तो जांच करना, पहचान करना। देखो, ये बताओ, कोरोना में लोग स्क्रीनिंग करवाने जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जैसे कि अभी कंडीशन तो हुई नहीं है, बट मुझे सस्पेक्ट है, या फिर किसी भी पेशेंट की अगर हम कोई सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसकी शरीर की पूरी जो है जांच
होगी, स्क्रीनिंग होगी कि ये पोटेंशियल इसको बीमारी तो नहीं है। तो जब भी आप स्क्रीनिंग की चीज़ों को जाओगे तो अब देखो स्क्रीनिंग की कंडीशन में क्या क्या कोड आ सकता है। स्क्रीनिंग फॉर अल्कोहल, एनीमिया, एबनॉर्मलिटीज़, ये सारी कंडीशन जो है आ सकती हैं। अब जरा स्क्रीनिंग और ऑब्जर्वेशन में अंतर बताओ। व्हाट डू सर स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच करना, ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमने एक्चुअल में देखा, जिसके लिए आया पेशेंट वो स्क्रीनिंग होगी और जो हमने एक्चुअल में देखा वो ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, जैसे इफ़ अ पेशेंट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग स्क्रीनिंग कोड कंडीशन प्राइमरी रीजन फॉर स्क्रीनिंग एज ए, कहने का मतलब यहाँ पे तो हम जो है बस अपने आप को ये स्क्रीन कराने के लिए आए हैं कि कोलन में कैंसर तो नहीं है, कहीं बॉडी में लंप तो नहीं है, ठीक है, या फिर हम स्क्रीन करा कर के ब्लड में कैंसर तो नहीं है, हमारे शरीर का KFT LFT जो नॉर्मल हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट होते हैं ना, वो एक तरीके से स्क्रीनिंग वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। बट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई एक सिम्टम आ रहा है, जैसे उसको लंप है इन हिज एब्डोमेन, या फिर मान लो कि उसको पेशेंट को जो है सस्पेक्टेड लग रहा है कि मुझे तो बार बार पेट में दर्द होता है या फिर ब्रेन में मुझे बार बार सर में दर्द होता है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ क्या है कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन में जा कर के उस पेशेंट का वो वाला पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम जिससे पर्टेन है, जिससे रिलेटेड है, मेडिकल केयर चाहिए, उससे संबंधित वो अपना जो है क्या करवा लेता है, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ पे ये वाली चीज़ें हो गई, जैसे कोई डिजीज़ के बारे में वो जानना चाह रहा है कि यार एक काम करो, मेरा पूरा का पूरा जो है डिजीज़ से रिलेटेड एक टेस्ट करा लो, सारे मेरे ब्लड के सैंपल वो ले लो, सारे टेस्ट परफॉर्म करा लो, तो इससे रिलेटेड हो गया। या फिर अपनी प्रेगनेंसी है, अब उसका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन में आएगा कि मेरी जो पेशेंट की डिलीवरी है नॉर्मल होगी एबनॉर्मल होगी। तो अगर फीटल की पोजीशन नॉर्मल है तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पेशेंट अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम जो है उसको ऑब्जर्व करके उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कैसा महसूस करते हो, आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, तो कुछ तो बताएगा ना। तो सो दीज आर द कंडीशन फॉल अंडर ऑब्जर्वेशन। आफ्टर केयर, आफ्टर केयर का मतलब होता है डिस्क्राइब एनकाउंटर फॉर फॉलो अप केयर आफ्टर स्पेसिफिक प्रोसीजर ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड। जब कोई ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोई पेशेंट आता है, जैसे एनकाउंटर फॉर सर्जिकल आफ्टर केयर फॉलोइंग सर्जरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब हार्ट की सर्जरी हमने कर लिया है, उसके बाद हम आ रहे हैं फॉलोअप में बस ये जानने के लिए कि इसके बाद जो है डॉक्टर और पेशेंट को मिलना होता है कि उसका जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जैसे कि सर्जरी हो गई, सूचर लगा दिया तो सूचर रिमूव करने के लिए आ गया, ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आ गया, तो उसको बोलते हैं आफ्टर केयर। फॉलोअप केयर में क्या होता है कि पहले मैंने जिस बीमारी के लिए डॉक्टर से मिला था, फिर डॉक्टर ने अब मुझे कुछ ट्रीटमेंट दिया, कुछ मेडिसिन दिया, या फिर मेरा यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर दिया है, उसके बाद मुझे डॉक्टर से मिलके आना है उसी कंडीशन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं फॉलोअप केयर। तो इसमें क्या हो सकता है कि मे बी वो कंडीशन रिजॉल्व हो गई है, बस ये चेक करना है कि यार वापस तो नहीं आ रही है। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो? जैसे कि जब भी किसी मैलिग्नेंट किसी पेशेंट का अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया है नियोप्लाज्म का, तो वो पेशेंट आता है बस ये जानने के लिए, फॉलोअप एग्जामिनेशन के लिए, तो डॉक्टर फिर से कोई जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट अभी नहीं करेगा, बट ये जानने के लिए कि हाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉलोअप। डोनर का मतलब क्या होता है?
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डोनर? कोई से लोग जो दे और रहा हो, सब ब्लड दे रहा हो या हाँ, हाँ सब ब्लड। ऑर्गन डोनेट होता है, टिश्यू, ब्लड, ठीक है। जो कोई इंडिविजुअल अगर ऑर्गन, टिश्यू, ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो डोनर वाले होते हैं। ये केवल लिविंग डोनर पे डिपेंड करता है, कैडवर पे नहीं। कैडवर का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल करके हमने किसी को लगा दिया, वो नहीं। लिविंग डोनर पे डिपेंड करता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? पेशेंट को काउंसिल करना, हाँ, अच्छे से समझाना। अच्छे से समझाना। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की चीज़ें तो नहीं होगी। जैसे कोई प्रेग्नेंट है, अब हमने उसको काउंसलिंग दे दिया कि प्रेगनेंसी के समय दीज आर द डू एंड डोंट्स, ठीक है। और यू आर कैंसरस पेशेंट, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग, ओके। इफ़ यू आर अ ओबेस person, you have to following this lifestyle. If you are a person who's having any cognitive dysfunction, so you have to do these things for your mental support. या फिर you are coming for a surgery, so before surgery doctor will counsel the patient and tell what are the things will be done during your surgical things. So this whole thing is a counseling part. And anything which is related to obstetrical and reproductive service, that means related to pregnancy and childbirth, family planning, so all this code will fall under this category, ठीक है। जैसे कि पेशेंट केवल आज इस सुपरविज़न के लिए आया हुआ है कि मेरी फर्स्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी की चीज़ों के लिए, तो वो पता लगाएगा कि मेरा बीपी कितना है, कहीं मुझे अभी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, जो रिक्वायर्ड फ्लूइड मूवमेंट जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं टेस्ट करा करके पता लगाते हैं। या फिर फीटल की पोजीशन देखते हैं, या बच्चे की हार्ट बीट को देखते हैं, या जब प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद बच्चे का जो है किस तरीके से उसे कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, या फिर फैमिली प्लानिंग की चीज़। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दिस विल फॉल अंडर दिस। And once a baby is born, so any service which is related to newborn and infant is fall under this category. What do you understand by newborn and infant? What is different between these two terms? Newborn and infant, सर जो अभी अभी पैदा हुआ है सर वो न्यूबॉर्न है, और जो इन्फेंट है मतलब वो शायद 1 महीने से कम या ऐसा कुछ बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। जब 28 दिन के अंदर बेबी होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाँ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर मतलब न्यूबॉर्न की डिफिनीसन होती है 2 से 3 महीने तक की। इन्फेंट की होती है अप टू 12 मंथ। न्यूनेट की होती है जो कि, ठीक है, फर्स्ट 20 डे आफ्टर बर्थ, ठीक है। बेबी की बातें इसके बाद शुरू हो जाती हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम का मतलब हो गया कि ये चीज़, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको पता है कि इसको कैंसर है, ठीक है, तो बार बार वो अपने कहीं न कहीं कीमोथेरेपी के लिए आ रहा है, तो हर कीमोथेरेपी के बाद उसका ब्लड लॉस हो जा रहा है। तो रूटीन चेकअप हो गया, या फिर जनरल चेकअप कि आओ तुमको हम जो है कंप्लीट बॉडी का चेकअप कर ले रहे हैं। तो ये इन्हीं के टर्म के नाम से आएगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम। ये वो वाले एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि किसी की जॉब चली गई, देखो इसमें क्या क्या कोड आते हैं, देखना रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में देखो क्या क्या कोड आता है। आप देखो यहाँ पे
अच्छा, जो मैं ये यहाँ पे समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? आपके रिएक्शन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो आप हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। अगर आप शांत रहोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। हूँ बोला तो थोड़ा सा आ रहा समझ है में, सर। हूँ बोला तो थोड़ा समझ में आया, हम बोला तो क्लियर नहीं है। तो रिएक्शन आपका ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपके रिएक्शन से यस मैं फिर सर। चेंज कर दूंगा ना, वहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब देखो, कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन वाले एग्ज़ाम, जैसे कि कोई बच्चा गोंद लेना चाह रहा है, आर्म फोर्स में जाना चाह रहा है, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है, कोई डिसेबिलिटीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है? आप देख रहे हो ना ये सारे। सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है। नाउ मिसलेनियस, इसके अलावा जो भी सर्विस होंगी वो इस वाले में आ जाएगा। हेल्थ पॉलिसी प्रॉब्लम एक्स वाई जेड। आज आप लोगों ने पूरा का पूरा ये वाली कंडीशन पढ़ ली, जी कोड, ठीक है? अब देखो, जो कल हम समझ रहे थे वो तो पूरी की पूरी, ये जो पूरे के पूरे कैसे आईसीडी हम अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे हम आउट पेशेंट की कोडिंग की गाइडलाइन करते हैं। क्या पढ़ाएंगे आप? आउट पेशेंट की हाँ कोडिंग की हाँ। गाइडलाइंस। अब हम जब आउट पेशेंट की गाइडलाइन को हम जब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें कॉमन होती हैं उसको समझते हैं। सो और फर्स्ट थिंग इज़ दैट हर जगह रूल रेगुलेशन आते ही हैं। तो ये कहता ऑलवेज अप्लाई जनरल एंड चैप्टर गाइडेंस फ्रॉम सेक्शन 1। क्या मतलब हुआ? सर सेक्शन 1 की आईसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करना है। ठीक है। अब सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेक्शन 1 में यही वाले नियम कानून आते हैं ना, दीज थिंग्स, ठीक है? ओके यस सर। सर। अरे ये देखो ना, मैंने कल आपको बताया था ये वाले कन्वेंशन, ये दिस थिंग, और ये जनरल गाइडलाइन, ठीक है? तो आपकी बुक में टोटल 4 सेक्शन है ना, आईसीडी, सीपीटी, सॉरी, आईसीडी में कन्वेंशन, जनरल कोडिंग गाइडलाइन, ठीक है? तो ये वही कह रहा है कि ये वाले नियम लगेंगे ही लगेंगे जब भी हम आउट पेशेंट की कोडिंग करेंगे, ठीक है? तो चलो, ये वही बात कह रहा है। कह रहा टर्म एनकाउंटर विजिट आर यूजली इंटरचेंजेबल। क्या मतलब हुआ? ये सर दोनों, कभी हाँ ये एनकाउंटर इस्तेमाल होगा, कभी विजिट इस्तेमाल होगा। हाँ, क्योंकि अब आप लोगों ने, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है यार, वो वाला डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ रखा हुआ है। एक ही बार में आपको मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। ओहो यार, एक सेकंड, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एक ही जगह मैंने उन सभी को, किसके नाम से मिलेगा, इसके नाम से है अंडरस्टैंड, 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 किसके नाम से है, मैनेजमेंट, सिटी में है, किसके नाम से है, अरे मैं भूल गया। चलो एक ही बार में वो समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है? कह रहा है कि इससे आपको हमेशा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी आउट पेशेंट की गाइडलाइन है या इन पेशेंट की गाइडलाइन है। ये वाले तो क्लियर हो गया ना आप लोग को? अब आउट पेशेंट और इन पेशेंट में क्या मेन डिफ्रेंसिएशन होता है? यस सर।
क्या डिफ्रेंसिएशन होता है बताओ आप? सर आउट पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, बहुत सही। ठीक है, इन पेशेंट मतलब जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में। एडमिटेड है। अब यहाँ पे जब भी देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, पकड़ के चलना। आउट पेशेंट कोविड। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या होती है कि फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस होती है। क्या होती है? डायग्नोसिस। मतलब कि क्या जो भी डायग्नोसिस लेकर के आया, ठीक है, तो इन पेशेंट में जैसे प्रिंसिपल डायग्नोसिस होती है, इसकी जगह हम फर्स्ट डायग्नोसिस बोलते हैं, जो मेन रीज़न फॉर विजिट है। तो कल जो आपने सवाल पूछा था ना कि हम 2 3 4 डीएक्स है, उनमें से पहले कौन से डीएक्स करें, तो आउट पेशेंट में जो भी पेशेंट की पहली डीएक्स दिख रही है जिसको लेकर के आया होता है, वही होती है आपकी फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। करने का मतलब कि उसी पे ही ट्रीटमेंट डॉक्टर को करना होता है। जैसे मान लो पेशेंट कह रहा है कि रीज़न फॉर एनकाउंटर इज़ ब्रोंकाइटिस, और जब उससे पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि अच्छा मुझे पास्ट में तो जो है समझो कि लेग पेन भी है, और लेग पेन इतना ज़्यादा है कि मुझे जो है चलने में प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाए ब्रोंकाइटिस और लेग पेन है तो पेशेंट की दोनों प्रॉब्लम, बट यहाँ पर डॉक्टर किस वाली कंडीशन पे अपना यू नो ट्रीटमेंट देगा या फिर प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा, बताओ आप मुझे। ब्रोंकाइटिस। क्यों? क्योंकि उसने पहले बोला है ना, सबसे पहले उसने बोला है कि मैं ब्रोंकाइटिस। वो तो जब पास्ट वाली चीज़ें हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। इतनी क्लियर समझ में आ गई? यस तो सर। यस। अगर आउट पेशेंट की सर्जरी में है तो यहाँ फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस वो होगी जिस रीजन से सर्जरी करवा रहा है। देखो क्या होता है ना कि ये बातें इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, वो ये जानना चाहता है कि पेशेंट को जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है वो कितना एक्यूरेट है, कितना इनअप्रोप्रिएट है। तो ये रूल, नियम, कानून ही इसी चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हाँ पेशेंट का केयर जो है इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो आउट पेशेंट सर्जरी में जिस रीजन को लेकर के सर्जरी, जैसे कि पेशेंट आया आज अपेंडिक्टॉमी के लिए, अब कह रहा है कि आज तो मेरी सर्जरी के लिए तो मैं आया ही हूँ, बट मुझे कहीं न कहीं हाई बीपी भी है। तो अब मुझे बताओ ये अपेंडिक्स वाला डॉक्टर और बीपी को ठीक करने वाला डॉक्टर दो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? हम्म। बट डॉक्यूमेंट में डायग्नोसिस तो दोनों दी हुई है, तो आप उनमें से किस डीएक्स को कोड करोगे जिस को लेकर के पेशेंट आया हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अब मान लो कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है और इसके लिए हॉस्पिटल में आके ऑब्जर्वेशन स्टे में बैठा हुआ है, 2 3 दिन तक इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बाद में उसको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो इस कंडीशन में हम किसको फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस करेंगे? जिसको ले करके वो ऑब्जर्वेशन के लिए आया था। मान लो कि चेस्ट पेन को लेकर के आया था, बाद में निकल गया पेशेंट की हार्ट अटैक, ठीक है, बट अगर ये ऑब्जर्वेशन, अगर यहीं पे मान लो मैं कंडीशन बदल दूँ, इन पेशेंट स्टे में ले करके आया चेस्ट पेन, बाद में वो बन गई हार्ट फेल्योर, तो वहाँ पे आप क्या कोड दोगे? What will be your first listed diagnosis if the same क्या? situation in the inpatient setting? पेशेंट समझो, पेशेंट की कंडीशन क्या है? पेशेंट की कंडीशन है चेस्ट पेन एंड फाइनल डायग्नोसिस इज हार्ट फेल्योर, and if patient in inpatient visit, so what will be your first listed diagnosis? इन पेशेंट है सर, तो इन हाँ, पेशेंट हार्ट फेलियर सर। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन पेशेंट में पेशेंट जब लंबे दिनों तक रुकता है तो डॉक्टर लोग सब कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं, फिर एक फाइनल कंक्लूज़न पे जाते हैं। तो वहाँ पे
एक कंक्लूसिव डायग्नोसिस लिखना ज़रूरी होता है। तो जब आप कंक्लूसिव डायग्नोसिस लिखते हो तो वो यही चीज़ बताती है कि इसका जो ट्रीटमेंट होगा अब इफ़ेक्टिव होगा, है ना। तो इसी इफ़ेक्टिवनेस को ही हम जो है, जैसे देखो कोई हॉस्पिटल में रुका, एक बार वो ऑब्जर्वेशन में कार्डियक सर्जरी के पास गया, फिर उसने बोला कि एक काम करो यार, तुम तुमको जो है यहाँ पे जो हार्ट की मैं सर्जरी करूँगा, तो वो कह रहा है कि बट कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए, कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। तो प्लास्टिक सर्जन से बात करेगा, तो प्लास्टिक सर्जन से बात करेगा तो वो वहाँ पे कहीं न कहीं उसका जो ये जो ट्रीटमेंट का फोकस एरिया है ना, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये सब चेंज होने के बाद वो फाइनल एक डॉक्यूमेंट बना करके देंगे कि चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट हम जो है एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो इन पेशेंट का वही मतलब हुआ, जो लास्ट वाली डायग्नोसिस होती है वो कंफर्म डायग्नोसिस होती है। तो कोड की शुरुआत यहाँ से यहाँ तक की होती, जो मैंने बता दिया। अब ये कह रहा है कि अगर इनके अलावा कोई और भी चीज़ है जो कि स्क्रीनिंग काउंसलिंग फॉलोअप हो गया, तो यहाँ पे सर एक्सक्यूज मी, हम्म, सर आपने वो पिछला वाला क्या बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी भी हो गया, हार्ट वाला भी हो गया? जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है, उसको जो है अ, उसकी स्टेंट उसको बॉडी में डलवाना है या फिर पेसमेकर, कार्डियक सर्जरी होगी। तो कार्डियक सर्जरी में कहीं न कहीं ये थोरैक्स सीने पे कट लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। हम्म। अब मान लो ये कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है, तो जब उसके मिड रिब चेस्ट पे कट लगाया जाएगा तो बाहर से दिखने में फिर वो तो गंदा लगेगा ना। हम्म। तो वो चाह रहा कि मेरी सर्जरी भी हो जाए बट वहाँ पे कोई दाग धब्बे ना पड़े। तो जो प्लास्टिक सर्जन होता है फिर वो प्लास्टिक सर्जरी करेगा, सर्जरी हो जाएगी बट वहाँ पे कोई निशान नहीं रह जाएगा। या आज की डेट में ये सेलिब्रिटी होते हैं ना, अपने नाक को, लिप्स को चेंज करवाते हैं कि नहीं चेंज करवाते हैं। सर डीएस किसकी, डीएस तो मेन आपकी कार्डिक सर्जरी की बनेगी या दोनों की देखो, बनेगी? अब यहाँ पे इन दोनों का जो भी डिस्कशन होगा, उसके बाद जो भी वो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम कोड करेंगे। तो जैसे कि ये अगर आउट पेशेंट की विज़िट होती तो जो रीज़न लेकर के आया वही हमने कर लिया। अभी इन लोगों ने जो भी डिस्कस किया, जो भी बात किया, उसके बाद जो फाइनल कंक्लूज़न बन के आया वो हमारे इन पेशेंट की फाइनल डीएक्स कहलाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था। सर अगर सर अगर आउट पेशेंट होता, मतलब इसमें कार्डिक हम्म। सर्जरी भी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है, हाँ, तो क्या डीएस बनता? मतलब जो किसके लिए हम पहले जो कोड भी करते? जो भी पहली कंडीशन को लेकर के आया, जो अच्छा, भी पहली। कार्डिक और सर अगर सर्जरी। इनपेशेंट है? हाँ, इन पेशेंट है तो थ्रू आउट देयर डिस्कशन वो क्या कह रहे हैं कि अब फाइनल डीएक्स क्या होगी, वो क्या बता रहे सर हैं जो कि फाइनल डीएक्स होगी उसको हम पहले कोड करेंगे इनपेशेंट के टर्म्स पे, और अगर आउट पेशेंट होगा तो जैसे आप बता रहे कार्डिक जो, वाले ये सब हाँ, पहले जो करेंगे जो जो फर्स्ट जो विजिट। जो पहली आई, जो भी पहली आई। तो सर हम्म। सर फॉर एग्जांपल मतलब ऐसे कार्डिक सर्जरी हुई है, फिर थोरेसिक को उसको काटा गया, फिर सर प्लास्टिक सर्जरी हुई, तो सर ये इन पेशेंट की हो गई। हाँ, ये सब तो सर उसको कोड कैसे करेंगे हम? जो फाइनल डीएक्स आएगा ना। फाइनल डीएस क्या आएगा? फॉर एग्जांपल पूछ रही हूँ सर मैं। ठीक है, चलो, जैसे कि ले लो, एक एक सिनेरियो आपको दे देते हैं कि पेशेंट आ रहा है। सिनेरियो एक बार फिर से पूछो मेरे से। सर मतलब कार्डियक सर्जरी हुई है और वही सर जो आपने बोला, हम्म। और सर उसको फिर फर्दर फॉरवर्ड करना चाहता है वो प्लास्टिक सर्जरी में, सो दैट कोई भी उसका वुंड दाग वगैरह ना दिखे। ठीक है, और हाँ। तो चलो, ठीक है, हम कह रहे हैं कि पेशेंट आया, ठीक है, हम्म। अपने यहाँ पर प्रोसीजर को लेकर के, और प्रोसीजर का नाम है हमारा यहाँ पे कि हमें जो है पेसमेकर इंसर्ट करवाना है। क्या क्या बोला मैंने, पेसमेकर पेसमेकर इंसर्ट इंसर्ट करवाना। करवाना है। तो रीजन फॉर विजिट क्या हो गई, इंसर्शन ऑफ पेसमेकर, ठीक है। लेकिन जब हम पेसमेकर इंसर्ट कर रहे थे
तो पेसमेकर इंसर्शन के साथ साथ पेशेंट का जो है लीवर फेल हो गया। क्या हो गया? लीवर फेल हो गया। अब डॉक्टर पेसमेकर छोड़ करके उसके लीवर फेल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वहाँ पे प्रोसीजर करने लगा। अब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो आया वो किस तरीके से आया? अब वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया वो देखो इस तरीके से आएगा। रीज़न फॉर विजिट क्या हो गया? पेसमेकर, हाँ मतलब पेसमेकर। पेसमेकर इंसर्शन है, ठीक है, पेसमेकर इंसर्शन है, बट ड्यूरिंग द विजिट, ठीक है। अब जो ऑपरेटिव मतलब ऑपरेटिव प्रोसीजर है वहाँ पे इसका लीवर फेल कर गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रीज़न फॉर विजिट तो इसकी ये वाली थी, और ये पेशेंट जो हमारा था आउट पेशेंट में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पेसमेकर इंसर्शन का कोड देख लो, यहाँ पे किया जा रहा है। G95 5 होता है, ठीक है, G95 0 होता है। तो ये क्या क्या कोड हो गया? ये हो गया, ठीक है, दिस कोड। बट जब ये चीज़ इसी चीज़ के लिए आया हुआ था, ठीक है, बट अब जब इसका लीवर फेल हो गया तो अब तुम देखना लीवर फेल्योर का कोड देखना। लीवर ये कह रहा है फेल्योर पे जाओ और हेपेटिक पे जाओ। ये रहा हेपेटिक, ठीक है, ये कोड। अब मुझे बताओ कोडिंग गाइडलाइन के हिसाब से जी कोड और जी कोड के अलावा कोड की डिफिनीशन क्या होती है? बताओ मुझे। देखो सब विजिट्स और एनकाउंटर के हाँ, बाद जो बात है। आया था इसके लिए, ठीक है, हम्म। तो इस समय जब ये आउट पेशेंट के नाम पे आया होगा तो डॉक्यूमेंट जो बनेगा, ठीक है, यहाँ कुछ तो डेट लिखी रहेगी ना। मान लो ये है 18 मार्च 2025 को इसकी पहले से शेड्यूल विजिट थी पेसमेकर इंसर्शन के लिए, तो ये तो कंडीशन इतनी बन रही थी, ठीक है। अब इसका लीवर फेल हो गया तो अब ये पेशेंट जो है जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज हो रहा है 20 मार्च को। जब 20 मार्च 2025 को ये डिस्चार्ज हो रहा है तो अब जो इसकी रिपोर्ट बनी वो इन पेशेंट वाली बनी कि आउट पेशेंट वाली बनी, बताओ। सर एम पेशेंट वाली है ना, तो जो इन ये वाली डीएक्स थी ये वाली इसकी एक तरीके से हो गई आपकी आउट पेशेंट की विजिट, ये वाली, है ना, थ्रू आउट दिस वन, जब ये 18 मार्च को आया। बट अब ये 18 से लेके कहीं न कहीं अगर ये जो है 20 मार्च तक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया तो ये वाली चीज़ें इसकी इन पेशेंट वाली हो गई कि नहीं हो गई? कन्वर्ट हो गया कि नहीं इन पेशेंट में ये? और जब ये इन पेशेंट में जब ये कन्वर्ट हो गया तो फिर आप बताओ मुझे कि ये रहा इसका आउट पेशेंट का मतलब कि इस कंडीशन को लेकर के ये भाई साहब आए हुए थे, ठीक है।
इस कंडीशन को लेकर के, और 1 दिन की बात थी तो इनका आउट पेशेंट बनता, बट ये अब 2 दिन तक रह गए हॉस्पिटल में। तो जो अब ये वाली डीएक्स है, ये एक तरीके से वो फाइनल डीएक्स हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि इन पेशेंट में रह करके क्या हुआ है इसको भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो जब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा तो गाइडलाइन क्या कहती है, गाइडलाइन हमेशा ये कहती है जी कोड का अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, देखो जी कोड यहाँ आप लोग को पढ़ाया मैंने। तो जी कोड में ये कहता है कि कोई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस, ठीक है, दे कैप्चर रीजन फॉर एनकाउंटर अदर देन डिजीज इंजरी या एक्सटर्नल कॉज। तो वहाँ पे जो लीवर फेल्योर हो गया वो डिजीज़ इंजरी इनका पार्ट है कि नहीं है, क्यों? यस सर। और ये कहता है कि जेड कोड मोस्टली, देखो जेड कोड के ढेर सारे ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। ये कहता है कि यहाँ पे रीजन फॉर विजिट होता न कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म होता है, ठीक है। कुछ कंडीशन में ये प्राइमरी चला जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ पे हम पेशेंट को पेसमेकर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, देखो प्लेसमेंट ऑफ, देखो यहाँ कहीं प्लेसमेंट दिख रहा है, नहीं है ना, ठीक है। नो। तो जो स्टेटस कोड होता है वो क्या बताता है कि यार इसके शरीर में पहले से ही एक डिवाइस लगी हुई है। वो किस चीज़ की लगी हुई है, वो है उसकी, या फिर प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में है, वो है कार्डियक पेस मेकर। तो तुम यहाँ पे चले जाओगे जो कि होगा डिवाइस, और डिवाइस में कोई भी समझो कि इम्प्लांटेड डिवाइस या कार्डियक डिवाइस हो सकती है, या फिर तुम यहाँ सीधे इसके नाम से जाओ जो कि तुम्हारा पेसमेकर आ जाएगा। या कान की डिवाइस, कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो ये मतलब जो है होता है इन पेशेंट और आउट पेशेंट में, ठीक है, ये मतलब होता है। तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि पेशेंट की विज़िट इन पेशेंट की है कि आउट पेशेंट की है। कोड आप यहाँ पे दे ही रहे हो, या तो ये दे रहे हो या तो यहाँ से लेके ए से लेके टी तक के जितने भी कोड होते हैं डिजीज़ इंजरी के कोड होते हैं। जी कोड हमेशा होते हैं जो कि अदर देन डिजीज़ वाली कंडीशन है, रीज़न फॉर एनकाउंटर अदर देन करंट इंजरी या इलनेस, जैसे कि स्क्रीनिंग। ये साइन सिम्टम तभी एक्सेप्टेबल होते हैं जब वहाँ पे कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं दी गई है जो कि इस्टेब्लिश होती है प्रोवाइडर के द्वारा। तो एक्यूरेट कोडिंग करने की जो बेस्ट चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर पढ़ो कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके साथ डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रीज़न, कुछ भी इनमें से हो सकता है। हाईएस्ट लेवल तक जाओ, अप टू 7 कैरेक्टर तक इनकम्प्लीट कोड इनवैलिड होता है। कोई कंडीशन आपको लग रही है प्रोबेबल है, रूल आउट सस्पेक्टेड है, तो ये आउट पेशेंट में कोड नहीं होती है, पहली बात। क्रोनिक डिजीज़ एज मैनी टाइम पेशेंट, मतलब ये वो वाली बीमारियां हैं जिसका ये जो है मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट इसका चलता रहता है। क्या इसके साथ कोई और कंडीशन है, और क्या वो पेशेंट के केयर को अफेक्ट कर रहा है या उसके साथ है और डॉक्यूमेंट में, तो फिर जो है आप उसको भी देखो कि डॉक्टर ने उस पर कुछ काम किया है तो उसको भी कोड करो, नहीं है तो फिर आप जो है छोड़ दो। तो इसका मतलब कि हमेशा आप जो भी ऑफिशियल गाइडलाइन है
ऑफिशियल गाइडलाइन का मतलब ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमेशा फुलफ़िल होनी चाहिए, सारे नियम कानून इसके ही थ्रू आउट होंगे। ठीक है, तो आउट पेशेंट के जो कंडीशन है, जैसे कि कोई सर्जरी, जैसे वन पेशेंट प्रेजेंट टू आउट पेशेंट सर्जरी, कोड द रीजन फॉर सर्जरी एज द फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस इवन द सर्जरी इज़ नॉट परफॉर्म। मतलब कि भले ही यहाँ पे तुमने सर्जरी परफॉर्म नहीं किया किसी रीजन की वजह से, बट डॉक्टर की तो अपॉइंटमेंट तुमने ले लिया ना, डॉक्टर तो वहाँ पे एक तरीके से अपना समय दे रहा ना, ये वाली बात है। जैसे पेशेंट सर्जरी टू रिमूव बेनाइन ट्यूमर इज़ कैंसल ड्यू टू न्यू डिस्कवर्ड रिस्क, फिर भी आप क्या कोड करोगे, इसको करोगे और दूसरा जो कोड करोगे वो कर दोगे कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द सर्जरी। अगर कोई लंबे समय तक रुका हुआ, व्हेन अ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन असाइन कोड फॉर मेडिकल कंडीशन एज द फर्स्ट लिस्टेड। जैसे पेशेंट एडमिट हुआ है ऑब्जर्वेशन ड्यू टू चेस्ट पेन, इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, तो यहाँ पे इस पेशेंट को कर दो चेस्ट पेन। फिर कह रहा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जब कोई पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन अगर उसे डेवलप हो जाता है जिसके लिए पेशेंट को एडमिशन चाहिए होता ऑब्जर्वेशन के लिए, तो तुम फर्स्ट रिपोर्ट करो किस चीज़ को, जिस सर्जरी के लिए पेशेंट आया हुआ है। जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे देखो, पेशेंट को ब्लड क्लॉट हो गया है नी सर्जरी के बाद और ये ऑब्जर्वेशन में आया है, तो पहले तो जो नी सर्जरी वाला है उसको तुम जो है ठीक है कोड करो, और ब्लड क्लॉट कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन बाद में। यही सारे नियम बदल जाते इन पेशेंट में। अब अगर ये इन पेशेंट हो जाता तो तुम्हें इस पे पहले काम करना होता, तो ये हो जाता तुम्हारा प्राइमरी। अगर यहाँ पे ये होता है कि चेस्ट पेन को लेकर के आया बट हार्ट अटैक पाया गया, तो हार्ट अटैक मतलब इसका जस्ट फ्लिप साइड, जस्ट अपोजिट। डू यू अंडरस्टैंड this? Yes, sir. Yes, sir. So always and always you are following this ICD basic guideline, इसको आपको कभी भी नहीं भूलनी है। और जो ये यहाँ पे रूल नियम कानून है, ठीक है, जनरल कोडिंग गाइडलाइन मतलब कि ये हमेशा, जैसे देखो इन पेशेंट में, आउट पेशेंट में, ठीक है, जैसे आउट पेशेंट में डू नॉट कोड प्रोबेबल सस्पेक्टेड कोड या फिर अनसर्टेन DX, बट यही चीज़ अगर इन पेशेंट की कंडीशन होगी तो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ इन पेशेंट में सस्पेक्टेड प्रोबेबल की कंडीशन को क्यों कोड करते होंगे, बताओ आप। सोचो सोचो। क्या सर? इन पेशेंट सेटिंग में सस्पेक्टेड, प्रोबेबल, अनकन्फर्म डायग्नोसिस को हम क्यों कोड करते हैं? वाई? तो उसकी वजह से भी मतलब जो करंट सिचुएशन है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, क्या आपने समझाया? फिर से समझाइए, आप सही बता रही हैं। सर जो सस्पेक्टेड होगा ना सर, मतलब शायद मतलब, तो सर वो जो करंट सिचुएशन है उसको अफेक्ट कर सकता है सर, इसीलिए। बिल्कुल ठीक है, तो जो ये वाली बात होती है, और आउट पेशेंट में क्यों नहीं करते हैं हम सस्पेक्टेड कंडीशन को? तो जो लिस्ट किया गया है जिससे पेशेंट आया है उसी को करते हैं सर इसमें। कहने का मतलब कि भाई तुम 24 घंटे के अंदर उठ के चले जा रहे हो, और फिर अगर तुम्हें अपनी बीमारी को और भी बेहतर तरीके से अपना ट्रीटमेंट केयर चाहिए तो तुम जाओ ना यहाँ पे,
क्यों? यस सर। क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही कहीं न कहीं एक डिसीजन, क्लिनिकल डिसीजन लेना डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हेल्थ केयर की सेटिंग में डॉक्टर लोग फ्रॉड ना करें, हेल्थ केयर के सारे लोग मिलकर, डॉक्टर, नर्स, क्लिनिक फिजिशियन, ये लोग कोई वो ना फर्जीवाड़ा कर दे, इसलिए ये नियम बनाया गया। तो डॉक्टर ने अगर लिख दिया कि इसको ये वाले कंफर्म डायग्नोसिस है, तो उस कंफर्म डायग्नोसिस का उनको देना पड़ेगा एविडेंस। अब एविडेंस क्या होगा बताओ? सर जो डीएस बना के दिया है प्रॉपर एविडेंस। अगर वो कह रहा है कि इसको चेस्ट पेन है, तो चेस्ट पेन को कंफर्म करने के लिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पेशेंट को चेस्ट पेन है? सो हाउ द फिजिशियन विल डिटरमाइन व्हाट विल बी हिज प्राइमरी एक्शन? ये हमारा एग्जाम्पल है किस चीज़ का? आईसीडी की गाइडलाइन के हिसाब से आप लोग मुझे बताइए। एज पर द आईसीडी गाइडलाइन, इज दिस पार्ट ऑफ वॉट? देखो ये इंटीग्रल वर्सेस नॉन इंटीग्रल, डोंट कोड सिम्पटम, ठीक है? ओके, इंटीग्रल टू डेफिनेटिव, सिम्पटम मत करो अगर वहाँ पे कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस है तो, ठीक है? तो अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया, तो उसने बोला कि मुझे अबनॉर्मल हार्ट बीट होती है, तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया। अब मान लो कि जो एक और रिपोर्ट दिखा रहा था जहाँ पे अटैक्सिया वाली प्रॉब्लम थी, और रिपोर्ट के बाद उन्होंने फाइनल डायग्नोसिस बता दी कि हाँ भाई चलो तुम्हारे स्पाइनल स्टोनोसिस है, तो वो कहीं न कहीं इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजीज़ हो गई। साइंस सिम्टम को तो उसने पीछे छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अब आप देख रहे हो यहाँ पे इन गाइडलाइन का क्या बार बार मतलब निकल के आ रहा है, हर बार आप। सर जैसे सर हम्म। मतलब उसको अटैक्सिया भी था और उसके सांस भी नहीं आ रही थी। हाँ। तो फिर सांस नहीं आ रही थी तो हमने पूरा मतलब ईसीजी करके देख लिया, तो हमें लगा कि हार्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं एज सच। राइट राइट राइट। हमें दिखा कि अटैक्सिया हो रहा है, हम्म। मतलब स्पाइन में एमआरआई करके पता चला। तो हम जो मेन है जिसमें एक्चुअल में हमें दिखाया उसके लिए वोट करेंगे, ना कि जो एक्चुअल में सिम्टम बोल रहा है वो, क्योंकि हमारे राइट फाइंडिंग में वो निकला नहीं है। राइट राइट राइट। और इन सभी का देखो, जो भी हम जब भी अल्फ़ाबेटिक और टैबलेट इंडेक्स को देखते हैं ना, तो उसका प्रिंसिपल ये होता है, स्टेब्लिश मेडिकल नेसेसिटी फॉर सर्विस। क्या मतलब होता है मेडिकल नेसेसिटी का मतलब? पहले नेसेसिटी का मतलब बताओ, छोड़ो बाकी चीज़ों को। सो इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट चीज़ कहने का मतलब, क्या सही में इस पेशेंट को ये हेल्थ इशू था? क्या वाकई में पेशेंट को मेडिकल अटेंशन चाहिए थी? हाँ सी, पेशेंट इज केम फॉर चेस्ट पेन, पेशेंट ने ईसीजी परफॉर्म कर दिया, तो सिर्फ चेस्ट पेन ही अटैक्सिया के लिए आया था वो तो। चेस्ट पेन और अटैक्सिया, ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ कि दो कंडीशन अलग अलग हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन में फर्स्ट रीज़न फॉर विजिट क्या थी? दोनों एक साथ थी या दोनों अलग अलग थी? याद नहीं है सर। याद नहीं है। चलो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं। इस सिनेरियो में ऐसी कंडीशन में क्या आता है, फिर आती है मेडिकल नेसेसिटी, ठीक है? ये भी चीज़ें जो है मेडिकल कोडिंग में यूज़ होती है। तो मेडिकल नेसेसिटी में क्या होती है कि ये चीज़ जो भी ट्रीटमेंट है अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, रिजनेबल है, इसेंशियल है कि नहीं, उसकी मेडिकल कंडीशन पे, वहाँ पे जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं
वो कितना अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, LCD कोड, LCD कोड फॉर एक्स-रे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है L37549। बस अभी आप इस चीज़ को पकड़ के चलना। ये एक्सरे का ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? LCD कोड है एक्सरे का, कोड। ठीक है, चेस्ट एक्सरे का है ये, क्या है उसका LCD है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया नहीं हमारे पास कितनी CPT हैं, टोटल नंबर ऑफ CPT अप्रॉक्स, नंबर ऑफ CPT कोड, एनी आइडिया? ये तो सर ICD कोड हो गया। 70,000 70 प्लस, 70,000 प्लस। 69 वैसे होता है सर, ज़्यादा करके तो 70। माई क्वेश्चन इज रिगार्ड्स टू CPT। हाउ many CPT codes are there in your book? अच्छा चलो ठीक है, हमारी कितनी कोडिंग बुक हैं? 1 2 3, ठीक है। 3 पहली वाली कौन सी हुई हमारी? ICD। ICD, SCPCS। ICD एंड CPT एंड SCPCS। SCPCS। ICD का यूज़ क्या है? सर ICD का था सर डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को क्या करना, कोड कोड करना करना। सर। ठीक है। CPT का पर्पस क्या होता है? तो उसमें सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। सारे प्रोसीजर आ जाते हैं। तो टोटल कितने प्रोसीजर होते हैं? नियर अराउंड, मैं ऐसे ही रफली बोल रहा हूँ। मैंने आप लोग को फ्लैश कार्ड भेजा था ना, फ्लैश कार्ड में मैं एक ही सवाल को बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आपको काम आएगा, ठीक है। बार बार, सॉरी ये नहीं, बार बार काम आएगा, ठीक है। हमारा जो है, सॉरी ये नहीं है, नंबर ऑफ CPT टोटल है हमारी कितने 1000, 7000 कि 8000 कि 9000 कि 10000, ये वाला सवाल पूछ रहा था। 10,000। अब इस 10,000 CPT में ये जो CPT है ये फिजिशियन की सर्विस, ये डायग्नोसिस को ही तो सपोर्ट करने के लिए है ना। यस सर। तो हर अभी जो वो LCD SCD मुझे मिल नहीं रहा है एक्चुअली, अभी एक वेबसाइट है वो यहाँ से एक्सेस नहीं होगी, वो ऑफिस से होगी। तो हर एक CPT कोड की एक होती है LCD NCD, वो LCD NCD के अंदर वो वाली DX होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ये सपोर्ट करे कि पेशेंट का रीजन फॉर विजिट अगर अटेक्सिया है तो अटेक्सिया को लेकर के कौन कौन से CPT जाएंगी। ज़रा मेरी इस बात को आप क्या समझ पाए दोहराना, इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो मान लो एक CPT ले लेता हूँ 78385, ये मान लो CPT है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में एक मैं DX ले लेता हूँ, ये एक DX है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी CPT और ये हो गई तुम्हारी DX, ठीक है। अभी यहाँ दो बातें क्लियर हो रही हैं, क्या करने की कोशिश हो रही है? CPT है सर और सर DX है। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे मान लो कि डॉक्टर ने इस पर्टिकुलर DX के लिए ये वाली CPT ले लिया, ठीक है। चलो
अब ये वाली जो सीपीटी है, इसकी जो डॉलर वैल्यू है वो $450 है। ठीक है, ओके। अब जब ये $450 है, अब एक क्लिनिक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये जो भी सर्विस हो रही है वो डॉक्टर रे के नाम से कोई है, ठीक है, एक क्लिनिक है, ओके। और इनकी क्लिनिक में, ठीक है, जो भी मरीज आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं मेडिकेयर के। मैंने मेडिकेयर के मरीज के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को कि मेडिकेयर क्या होता है? हाँ सर, जो ओल्ड पर्सन होता है हाँ हाँ ना, हाँ, उनके लिए होता है। 65+ वाले, ठीक है। और इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी सेवा, इनको कुछ भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है। इतनी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर रे की जगह एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिन है, ठीक है, ओके। अभी देखो ये वाला पार्ट जो है हिडन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब एक पेशेंट की यहाँ पे वॉक इन हो रही है, ठीक है, इसका नाम है टॉम और इसकी उम्र है 65 67, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, टॉम इनमें से किस डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट करा सकता है? पहले ये बताओ कंडीशन आप। और इसको जो हेल्थ की प्रॉब्लम भी है यहाँ पे थ्रू आउट, वो है, चलो वही है, अटैक्सिया, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम है, अब बताओ ये किस डॉक्टर के पास जा सकता है, डॉक्टर रे या बिन? प्रोबेबिलिटी क्या है? सर दोनों के पास। दोनों के पास जा सकता है ना, ठीक है, हम्म, ओके। अब मान लो इस डॉक्टर के पास ये टॉम जैसे, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे पेशेंट एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन्होंने इन 12 मरीजों का जो है ट्रीटमेंट किया। क्या किया? ट्रीटमेंट किया। तो इसका मतलब अब ये 12 टाइम, इसका मतलब इसका बिल बना कि नहीं बना? मतलब एक एक की ये है, एक की जो है, तो ये टोटल अब कितना हो गया डॉलर? मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 12। 12, ठीक है, ये टोटल इतने डॉलर हो गए। और सर इनके पास जो ये पेशेंट आए, ठीक है, इनके पास केवल 3 ही आए पेशेंट, 1 2 3, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 450, ठीक है, ये इतना। अब इसको हम जो है डॉलर से कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई मान लो 80 रुपीज़ है, और इनका 1350 मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 रुपीज़। ये बिल कितने की बनी? और ये बिल कितने की बनी? दोनों में से ज़्यादा कौन है ये बताओ? बताओ, सर सर डॉक्टर रे। ठीक है। ये एक तरीके से क्लेम अब चला गया किसके पास? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास, ठीक है। अब जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर ये चला गया, तो इसका मतलब कि इतना जो अमाउंट है ये इस फिजिशियन को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर।
तो वो तो कहेंगे। फिजिशियन को इंश्योरेंस वाले पे करेंगे ना? हाँ, ठीक है, ओके। अब बीमारी कौन सी थी ये बताओ, मेन रीजन फॉर विजिट। अटैक्सिया। ठीक है, अब देखो, ये जो अटैक्सिया है, अब जो मेडिकल नेसेसिटी की बात होती है, अटैक्सिया का साइन सिम्टम क्या होता है? बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं करते सर। बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। और जो ये मैंने एक एक्सरे लिखा हुआ है, ये देखो किस चीज़ का है, कोड। ठीक है, ये तो भाई साहब कोई कोड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पैसा तुम किस चीज़ का चार्ज कर रहे थे ये बताओ। कोड का। ये कोड तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, जो उनकी बुक है। हम्म। इसका पैसा, फ्रॉड है। हाँ, फ्रॉड हो गया सर। फ्रॉड है सर। फ्रॉड हो गया ना। हाँ सर। तो मेडिकल नेसेसिटी बोलती है कि जो भी सीपीटी दोगे उसके लिए सपोर्टिंग डीएक्स होनी चाहिए। हम्म। देखो, ये भले ही थोड़ा सा बोरिंग था, बट आप लोगों को वो जो मेडिकल नेसेसिटी है, आईसीडी की गाइडलाइन है, ठीक है, वो क्या है, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। अब इसके लिए क्या क्या सीपीटी जा सकती है, ठीक है। देखो, ये कह रहा है जब भी किसी पेशेंट को ये अटैक्सिया होती है, जनरल अटैक्सिया, मतलब अब बता दिया कितने तरह के अटैक्सिया है। फिर कह रहा है कि सपोर्टिंग सीपीटी विल वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर सच एज फिजिकल थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग, या जो अलग इंटरवेंशन है। तो इनमें से अगर कोई ये वाली सर्विस परफॉर्म है तो ये हो जाएगी इन सारी डीएक्स। अब यहाँ पे सारी डीएक्स को एक साथ तुम नोट डाउन कर लो, और उनके अगेंस्ट में ये सीपीटी। तो हर एक इस सीपीटी की एक होती है एलसीडी वैल्यू। क्या होती है? एलसीडी में एलसीडी वैल्यू। उसी को बोलते हैं लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन। तो ये बताती है कि भाई साहब, इन सारी सीपीटी के अगेंस्ट में यही डीएक्स जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई डीएक्स है तो इंश्योरेंस वाला इस चीज़ को फेल कर देगा। और वो फेल तो डॉक्टर जो यहाँ पे ये काम भाई साहब कर रहे थे, मान लो अब यहाँ पे अटैक्सिया को लेके एक पेशेंट ने ये वाली सीपीटी परफॉर्म की। सीपीटी का मतलब सर्विस परफॉर्म किया। अब कल को मान लो कि इसका भी $450 और यही सेम अमाउंट आ रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट मान लो आ रहा है, ठीक है, ओके। अगर ये सेम अमाउंट आ रहा है तो अब जब इन दोनों जने का एक तरीके से वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्टर बिन सेफ है कि डॉक्टर रे सेफ है ये बताओ। है कि बिन। नहीं? तो जब ये कह रहे हैं कि ये वाली सीपीटी हम दे रहे हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनी कहेगी, जो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाली है, ठीक है। ओ भैया, जो तुम कह रहे हो उसका एविडेंस दो। क्या कहेगा? एविडेंस। तो उनको ये जो अटैक्सिया है, अब इसका जो है क्या चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेडिकल रिपोर्ट, फिर कहेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये कंप्लीट मिला करके पेशेंट की एक कंप्लीट पेशेंट का रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंप्लीट, ओके। तो ये जो पेशेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा तो उस पर चेक किया जाएगा। अच्छा, इसने बोला कि अब ये यहाँ पे मान लो कि अभी भी यहाँ पे फ्रॉड एक और तरीके का हो सकता है। आपने बोला था चेस्ट पेन, क्या बोला था? चेस्ट पेन, ठीक है। अब देखो, अगर
जो रीजन फॉर विजिट है, रीजन फॉर वी, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। रीजन फॉर विजिट ये है, और यहाँ पे ये है सेकेंडरी डीएक्स चेस्ट पेन, ठीक है। अब डॉक्टर ने ये पहले वाले पे ट्रीटमेंट ही नहीं किया, या नहीं नहीं सॉरी सॉरी रहने दो, ये सही है। मेडिकल कोडर ने क्या कर दिया, प्राइमरी डीएक्स चेस्ट पेन बना दिया। क्या कर दिया? चेस्ट पेन बना दिया प्राइमरी डी, वो हाँ, प्राइमरी डीएक्स बना दिया चेस्ट पेन को। अब चेस्ट पेन बना दिया, ओके। और यहाँ पे जो ये परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, ये वाली सर्विसेज, उन्होंने अटेक्सिया का कर दिया। इसको रूल आउट करने के लिए इन्होंने जो है प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया। अब समझना, प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है अटेक्सिया के लिए, डीएक्स तुमने गलती से कोड कर दिया चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन की जो डीएक्स होती है R069 होती है। क्या होती है? R069। देखो, ICD-10 कोड फॉर ये किसके लिए होता है? सॉरी, एबनॉर्मल ब्रीथिंग, एक सेकंड, चेस्ट पेन, R0789, हाँ ये होता है R0789, ठीक है, ये होता है। अब जो अभी आपको मैंने मेडिकल नेसेसिटी दिखाई, क्या इस वाले सीपीटी के अंदर इस डीएक्स का कहीं जिक्र था? क्यों? नहीं। ये अच्छा, वाले, नहीं 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 नहीं, था सर। हाँ, रुक जा। इसके अंदर ये देखो, ये अटेक्सिया है, और अटेक्सिया के लिए ये प्रोसीजर और सर्विसेज जा सकते हैं। यहाँ पे कहीं आपको चेस्ट पेन वाले डीएक्स दिख रही है? नहीं दिख रही सर। अब ये जो आर कोड है, जी कोड है, आई कोड है, एम कोड है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब पहले ही तुमने बता दिया कि यार पूरी की पूरी आईसीडी जो होती है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, ठीक है, ये पूरी तुम्हारी अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है। इनमें ये वाला कोड जाएगा, इससे संबंधित ये कोड जाएगा, इससे संबंधित ये इससे रिलेटेड होता है। फिर तुमने ये भी बता दिया कि हर एक प्रोसीजर रिलेटेड होता है, ये इन पेशेंट है, ये आउट पेशेंट है, फिर ये रिस्पिरेटरी से संबंधित है, या फिर यहाँ पे जो भी ये सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, हर एक सर्विसेज का एक ख़ास मतलब होता है। तो जब आप यहाँ पे एक तरीके से हर एक कंडीशन को कोडिफाई कर दिया, हर एक कंडीशन को आपने यहाँ पे जो है एक तरीके से एक दूसरे से मैप कर दिया, और फिर तुम यहाँ पे कह रहे हो कि आईसीडी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 से लेके 7 लेंथ तक जाता है, सेकंड नंबर होता है, फिर डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एक रूल ये भी बोलता है कि तुम्हारा जो ये पहला, दूसरा, तीसरा कैरेक्टर है, ये किस चीज़ को बता रहा है? देखो, चौथे से लेके 5वें कैरेक्टर तक साइट, इटियोलॉजी, साइट इटियोलॉजी। मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बट थर्ड किस चीज़ को बता रहा है? थर्ड थर्ड कैरेक्टर कैटेगरी। कैटेगरी का यहाँ पे मतलब इससे है, कैटेगरी का मतलब यहाँ पे इससे है। ये तो फिक्स हो गया ना, एंडोक्राइन, मेंटल, नर्वस, आई, ईयर, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव। अब तुमने यहाँ पे जो मान लो कि यहाँ पे एक और डीएक्स दी हुई थी पास्ट में, ठीक है, पास्ट डीएक्स, ये डीएक्स थी, तुम ले लो ये वाली, पास्ट में पेशेंट को जो है
एक और ले लो तुम, जो है मान लो रेस्पिरेटरी से, ठीक है, J09 थी, J09 DX थी। अब यहाँ पे मान लो J09 DX है। अब देखो इसके लिए तो आइडियली यही वाली DX थी ना, मतलब जो मेडिकल नेसेसिटी वाली है। ये दोनों तो नहीं है ना इस CPT के लिए, नहीं। तो एक ही बार में रूल लगा करके ये दोनों तो हट गए ना। ये किस वजह से हटे? क्योंकि मेडिकल कोडर ने यहाँ पे गलत कोडिंग कर दिया। क्या समझे? सर अभी तक मुझे ये समझ में आया है कि ये जो कोडिंग करी थी, इस कोडिंग में बाकी दो कोड इंक्लूड नहीं थे, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, तो सर गलती कहाँ कर दी मेडिकल कोडर ने? वो तो सही कर रहा मेडिकल है। कोडर ने यहाँ पे जो नियम है, आउट पेशेंट की गाइडलाइन, इन पेशेंट की गाइडलाइन, रीजन फॉर विजिट, इसको यहाँ पे अगर अडेयर नहीं करेगा इन चीज़ों को, इन पेशेंट की सेटिंग में ये कंडीशन जा सकती हैं, ठीक है, बट आउट पेशेंट में नहीं जा सकती हैं। और उसने यहाँ पे अगर मान लो सस्पेक्टेड कंडीशन को आउट पेशेंट में कोड कर दिया, हो गई कि नहीं गलती? तो हो गई, हाँ। मतलब सर जो बाद में दो कंडीशन आई है, एक्चुअल में पेशेंट आउट पेशेंट का था, हाँ लेकिन उसने फिर भी वो दो कंडीशन को इंक्लूड कर दिया है। हाँ, ठीक है। ठीक। ठीक है। तो अब देखो अभी जैसे मैंने आईसीडी पूरी तरीके से समझाई, अब उसी के ही कॉन्सेप्ट पे सीपीटी को बस जोड़ करके देखना, ठीक है। अभी उसी को पकड़ के रखो जो मेडिकल नेसेसिटी समझा रहा हूँ। यहाँ पे पर्पस होता है रिपोर्टिंग प्रोसीजर करने के लिए, ठीक है। अब जो ये 5 डिजिट के न्यूमेरिक कोड होते हैं, क्यों ये कोडिफाई किया जाता है? लास्ट में सारे जो कोड ही कोड हो जा रहे हैं ना, तो पहले ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा यार आईसीडी है 7 कैरेक्टर तक जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, थर्ड के बाद डेसिमल पॉइंट लगता है, और फर्स्ट 3 कैटेगरीज जो होती हैं वो कैटेगरी कोड होती हैं, और जो लास्ट वाली होती है, लास्ट वाली क्या होती है जल्दी बताओ? मॉडिफायर। नो, आईसीडी में लास्ट कैरेक्टर 7th कैरेक्टर किस चीज़ को बताता है? इटियोलॉजी। और इटियोलॉजी और मैनिफेस्टेशन। इटियोलॉजी और जो है मैनिफेस्टेशन को वो बताता है। आर यू श्योर? लास्ट कैरेक्टर 7 कैरेक्टर मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, फोर्थ से छठा था सर ये तो। हाँ, 7th सर वो वाला पढ़ा नहीं। देखो क्या बता रहा है 7th कैरेक्टर? एनकाउंटर। एक्सटेंशन। हम्म, एक से लेके 3 डिजीज कैटेगरी, इटियोलॉजी। कैटेगरी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर कैसे हुई है बीमारी सर, कौन कौन से चीजों का अफेक्ट करते करते हुई है एक्चुअल में बीमारी, साइट का मतलब क्या होता है? किस जगह पे हुई है। सिवियरिटी का मतलब? सर कितना सर डेंजरस है, हाँ, कितना सीवियर है, कितना acute है। नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, अक्यूट है, क्रोनिक है। 7th कैरेक्टर हाँ। ये बता दिया कि जो है इनिशियल है, सब्सिक्वेंट है, या सिक्वेला है, बाकी क्या है। तो जब आपके पास सीपीटी, आईसीडी और एससीपीसीएस के कोड के स्ट्रक्चर पहले से पता है, देखा स्ट्रक्चर देखना, 5 डिजिट न्यूमेरिक, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक पहला लेटर होता है, और ये होता है आपका 7 कैरेक्टर तक का। अब एक क्लेम में जब ये सारी चीज़ें बन के जाएंगी, तो कौन से कोड सीपीटी हैं, कौन से एससीपीसीएस हैं, कौन से आईसीडी हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। और जितने भी ये सीपीटीज़ हैं, सीपीटी को उन्होंने पहले से ही बांट के रख दिया है कि हर एक प्रोसीजर सर्विस से सही। कुछ अल्फा डीएक्स न्यूमेरिक मैप वाला होते तो हैं। आईसीडी वाला हो जाएगा, आईसीडी डीएक्स ये वाला हो जाएगा सीपीटी वाला। है ना, ये वाले डीएक्स मैप होती हैं, ये चीज़ समझा दिया था आपको, ठीक है। तो जब ये इससे मैप होती हैं,
तो अगर डॉक्टर ने वहाँ पे फर्जीवाड़ा किया तो क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा सर। तो जब ये आपकी रेवेन्यू साइकिल चलेगी, जहाँ पे क्लिनिकल डॉक्यूमेंट मिला, क्या मतलब होगा क्लिनिकल डॉक्यूमेंट का? सर एविडेंस, डाटा है जिसमें सर। परफेक्ट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन? सर जो कोड्स दे रहे हैं हम लोग, हाँ, हाँ, जो आप निकाल रहे जो हैं। डाटा से हमें कोड मिले हैं, हाँ, हाँ जो निकाल रहे हैं जो। तो वो जो कोड निकाल रहे हैं वो तो किसी एक गाइडलाइन पे बेस्ड होगा ना। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी आप कोड कर दोगे, वो बिना समझो कि नियम कानून के तो चलेगा नहीं। तो जब भी आप उसको लगाओगे तो ये ऑफिशियल गाइडलाइन तो आपको लगानी पड़ेगी ना, अल्फ़ाबेटिक टेबलर इंडेक्स के हिसाब से NEC NOS देखना पड़ेगा, नॉट एक्सक्लूड वन एक्सक्लूड टू, विद, ठीक है, कोड फर्स्ट, सिक्वेला, इन पेशेंट आउट पेशेंट की गाइडलाइन, या फिर कोई अदर चीज़ है, ये सब आप तो लगाओगे ही लगाओगे ना, तब जाकर के ये आपका कोडिंग एब्स्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया। फिर अब आप इसे एंट्री करोगे, तो हर एक CPT का, हर एक जो भी ये CPT होती है या फिर ये SCPCS प्रोसीजर होता है, उसके अगेंस्ट में एक डॉलर अमाउंट होता है। क्या होता है? डॉलर अमाउंट, चार्ज। हाँ, चार्ज चार्ज चार्ज। जैसे कि मान लो ENM की सर्विस है, एक है क्रिटिकल केयर और एक है ऑफिस विजिट, एक का कोड है 99285। ये ऐसे समझो ना, जो यहाँ पे ये सारे जो कोड हमारे होते हैं, कहाँ गया कोड वाली चीज़ें, एक कोड आपको दिखा दूँ बस। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इस वाले कोड की डॉलर वैल्यू वर्सेस इस वाले की डॉलर वैल्यू, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? हम्म। देखो, इसका कितना है फीस? बहुत सारा है, टू, $272। अगर अब इसी की जगह मैं कर दूँ 99,215, इसका देखो कितना है। ये डिपेंड करता, कोई बात नहीं, मैं बदल देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ कंसल्टेशन का डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये CMS नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको हटाई दो। अच्छा ठीक है, वहीं उसी वाले में ही देख लेते हैं, 99281। देखो, ये इमरजेंसी सर्विस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये कोड देखो क्या लिखा हुआ है, 99281। इमरजेंसी 992। डिपार्टमेंट। इसकी सर्विस कितनी है? देखो, फैसिलिटी नॉन फैसिलिटी का मतलब, फैसिलिटी का मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल, क्लिनिक और वो सारी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटी। ठीक है, तो चलो हम इन्हीं चीज़ के लिए देखते हैं। ये देखो $28 है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि पेशेंट क्रिटिकल केयर में आ गया, तब इसकी फ़ीस कितनी है? वो कितना था? 272। और ये कितना है? 272। कितना डिफरेंस हुआ? 250 का। $292, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या था? $29।
यही था ना? दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? अरे इसमें से घटा देते हैं ना। हम्म। सर आपकी उधर बारिश हो रही है? पता नहीं, मैं तो क्लास ले रहा हूँ। ओके सर। ये हो गया डिफरेंस 263। अब आप बताओ, $263 का डिफरेंस अगर हो गया तो क्या होगा? किसको ये पैसा सर देना बहुत है? ज्यादा, ये पैसा किस? बहुत सर क्लेम बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लेम कंपनी को। तो जब क्लेम कंपनी यहाँ पे हम्म। एंट्री करेगी तो देखेगी ना कि पेशेंट का इंश्योरेंस क्या था, पेशेंट की एलिजिबिलिटी क्या थी, पेशेंट किस तरह का था। ओके। और उसको तो जो हमने यहाँ पे एनरोलमेंट दिख रहा है वो तो केवल आउट पेशेंट की सिटिंग दिख रही है, एक दिन की केवल डेट दिख रही है, मतलब कि 1 डे। अब बिल तुम कर रहे हो भाई साहब, जो डिफरेंस आ रहा है 268 का, वो तो तुरंत आँख चमक जाएगी कि नहीं चमक जाएगी? तो ये चार्ज एंट्री के समय ही पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया फ्रॉड? हम्म। देखो ये बहुत ही, ये चीज़ें अभी आप लोग को लग रही होगी मैं क्या ही इधर से उधर घुमा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। बट तुम लोग अभी क्या है ना कि शुरुआत में ही इन कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, आगे की जर्नी आपकी, आप देखना ना कितनी आसान हो जाएगी फिर आपको। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हर टॉपिक पे एक नई चीज़ निकल के आ जा रही है ना, बट इसका कोर क्या है? आइडियली देखा जाए तो आपकी जो क्लास अभी पिछली वाली शुरुआत हुई है वहाँ से, वो पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, उसके पहले मैं 2 क्लास में आपको फंडामेंटल बता रहा था। अब मान लो यहाँ पे हमने सही चार्ज एंट्री कर दी, क्लेम सबमिट कर दिया, मतलब कि जो जो चीज़ें यहाँ पे कोड डॉक्यूमेंट में दिख रहा है सब हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करोगे तो क्लेम एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है कि अरे यार कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया, जैसे अभी वो अटेक्सिया वाला था, हमने समझो कि वहाँ पे जो मेडिकल कोडर है उसने जो वहाँ पे जो डायग्नोसिस थी वो डायग्नोसिस किसके बेसिस पे कंफर्म हुई थी? वो कंफर्म हुई थी जो प्रोसीजर रिपोर्ट थी, जैसे अभी मैं आपको नहीं डॉक्यूमेंट में दिखा रहा था प्रोसीजर रिपोर्ट, फिर डॉक्टर ने अपना कंक्लूजन दिया था, है कि नहीं? क्यों याद आ रहा है? यस अटेक्सिया। सर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहेगी ओ भाई साहब आपने यहाँ पे जो डायग्नोसिस दी है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट भेजो वापस। तो यहाँ पे एक तरीके से एक ही बार में तो पेमेंट मिला नहीं डॉक्टर को, तो डॉक्टर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में मेडिकल कोडर होते हैं। तो मेडिकल कोडर ने अगर एक ही बार में सही काम नहीं किया तो ये हो जाती है क्लाइंट की एक्सीलेशन, कि एक बार में तुम नहीं सही कर रहे हो, तो डॉक्टर को समय पे पेमेंट नहीं मिला। मान लो वहाँ पे, अब ये वाला भी सिस्टम सही, डॉक्यूमेंट भी हमने भेज दिया, अब यहाँ पे पेमेंट के समय ये हुआ कि पेशेंट यहाँ पे मेल की जगह तुमने फीमेल कर दिया, क्या कर दिया? जेंडर बदल दिया, ईमेल। जेंडर बदल दिया। ओके। पेशेंट एक्चुअली में था मेल और तुमने कर दिया फीमेल, और वहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर दे दिया हिस्टेरेक्टॉमी का जैसे दे दिया। अब मेल में तो वो होता ही नहीं है ऑर्गन, और तुमने यहाँ पे चार्ज एंट्री भी कर दी, क्लेम भी सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट भी लगा दिया। अब ये क्या पेमेंट हो पाएगा? तो जितनी भी ये गलतियाँ होती हैं वो सारी कहलाती हैं डिनायल मैनेजमेंट। इसमें काम करता है अंकित, इसमें काम करता है आर्यन। सर किसमें किसमें? डिनायल मैनेजमेंट में अंकित जॉब करता है और चार्ज एंट्री में जॉब करता है आर्यन। सर अच्छा वाला कौन सा है सर?
देखो पहले प्रोसेस आधेतर लोग तो इसी में ही अपनी ज़िंदगी काट देते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोप इसी में ही होता है, कोडिंग एब्स्ट्रैक्शन का हम्म। सबसे ज़्यादा ये। क्योंकि देखो जब तुम ये दोनों चीज़ कर लिए तो इसके आगे तो समझो कि बात की चीज़ें आसानी होती हैं, क्योंकि ये पीछे से जितने भी चीज़ों की डिमांड होगी वो यहीं से होकर के आएगी, पहले दूसरे से। तो सर चार्ज एंड जिस इंसान जो जैसे सर अंकित डिनायल मैनेजमेंट कर रहा है तो ये पहले ये सब कुछ कर चुका होगा। नहीं, जैसे आप लोग को इधर उधर की सारी चीज़ें मैं घुमा घुमा के पढ़ा रहा हूँ ना, सिलेबस के बियॉन्ड जा कर के, उसी चीज़ का नतीजा है। नहीं तो मेरे को क्या करना है, सिलेबस के ये पार्ट है, अपना काम ख़त्म करो, एग्ज़ाम निकालो, जाओ कल को इंटरव्यू में देखो। मैं तो आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जब आप जॉब भी करोगे, क्योंकि देखो याद रखो, जब एक बार आप जॉब शुरू कर दोगे, एक बार इंटरव्यू दे दोगे, तो दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, इन चीज़ों के स्टेप से समझने का। ना आप समय दे पाओगे ना मैं समय दे पाऊँगा। तो मैं आपको सीधे सीधे महाभारत के युद्ध की कला सिखा रहा हूँ। सर ये हमारा डाटाबेस तो रहेगा ना सर? क्या 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 करो? सर ये डाटाबेस तो रहेगा ना हमारे पास कि वो भी उसका एक्सेस भी चला जाएगा? नहीं नहीं, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं जाएगा। सर जैसे अंकित डिनाइल में काम कर रहा है, कल के दिन में वो चार्ज में भी काम कर सकता है या फिर उसका प्रोफाइल अब हमेशा डिनाइल मैनेजमेंट में ही रहेगा? देखो इसमें तो ये एक्सेल करेगा, इसमें ये एक्सेल करेगा, क्योंकि ये जो कोडिंग का फ्लो चल रहा है ना, ज़्यादातर कंपनियां यहीं कोडिंग पे काम ख़त्म कर देती हैं, यहाँ पे यहीं पे ख़त्म कर देती हैं। और जो ये आरसीएम बोलते हैं, जो कंपनी कंप्लीट आरसीएम होगी वो क्या करेगी, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट चीज़ें करती होगी। तो बड़ी कंपनियों के पास ये सारा काम होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक का। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है अभी अंकित या फिर जो भी है कोई वो डिनाइल मैनेजमेंट में काम कर रहा है, हाँ, तो सर अगर वो अपनी कंपनी स्विच करता है तो उसको डिनाइल मैनेजमेंट प्रोफाइल में ही काम मिलेगा, फिर वो चार्ज एंट्री पे भी जा सकता है? वो इसके पहले किसी में भी जा सकता है, इसके पहले किसी में जा सकता है। और वो डिनाइल में देखो, थोड़ा सा आप जॉब के नेचर को समझो। अभी आप लोग टीचर हो, मैं कहूँ कि आप लोगों को मैं लगा देता हूँ रिसर्च में, आपको भी आती है मेडिकल टर्मोलॉजी, एनाटॉमी, आपने भी फार्माकोलॉजिक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो क्या आप एकेडमिक से रिसर्च करोगे? आपकी प्रीवियस जॉब के बेसिस पे आपकी पहली ऑफरिंग क्या होगी? जिस करंट रोल पे हो उसी पे ही पैसा बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया है कि नहीं? यस। बट अगर मान लो कि एक आप साइंटिस्ट हो, तो साइंटिस्ट तो समझो कि पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। मान लो फार्माकोलॉजी का साइंटिस्ट है, ड्रग डिस्कवरी उसने किया है, वो पढ़ाई का भी काम कर सकता है, बट आप ड्रग डिस्कवरी नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो भी मेडिकल कोडर जिस डेजिग्नेशन पे होता है, तो सबसे पहले उसको ये कहा जाता है कि तुम जो है हमारे यहाँ सेम डेजिग्नेशन, सेम पोजीशन है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो उसका जवाब देता है, तब उसको 30 to 40% हाइक मिलती है। अब आपका सवाल है क्या वो अब चार्ज एंट्री में जा सकता है, कोडिंग में जा सकता है? तो इसके नियम कानून, इसके रूल रेगुलेशन से संबंधित अगर चीज़ें तुम्हें पता है तो वेलकम टू दिस पार्ट। तो अंकित ने यहाँ पर इन सब के बारे में उससे पूछा गया, चल भाई क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन बता दे, कोडिंग क्या होती है, चार्ज एंट्री के बारे में थोड़ा सा बता दे, क्लेम सबमिशन क्या होता है, क्लेम एजुकेशन क्या होता है। तो उसने तो केवल इनकी डिफिनीसन और सिनेरियो को बताया, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ यार ये डिनाइल की चीज़ों को कर सकता है। कि व्हाट इज़ प्राइमरी रीजन फॉर विजिट, व्हाट इज़, समझो कि एक्सक्लूड वन, इंक्लूड वन, क्योंकि डिनाइल मैनेजमेंट में तो यही वाले ही जो कोडिंग से संबंधित सीपीटी आईसीटी की गाइडलाइन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसी को ही डिनाइल मैनेजमेंट में हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? यस सर। बट इसको करने के पहले पहले ये तो समझो सही से तुम आईसीटी की गाइडलाइन लगा पा रहे हो कि नहीं, सही सीपीटी कोड दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तो उसके पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लो, फिर ये देखो कि वहाँ पे पेशेंट को साइन है कि सिम्टम है, एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रोनिक प्रॉब्लम है, उसको कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर तो नहीं है। तब ये समझो कि चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी।
ओके। यस सर। थक गए? हाँ सर, बारिश आने वाली है, सोच रहे हैं थोड़ा बारिश सर में इधर बारिश हो रही है सर। यहाँ नहीं हो रही बारिश। अच्छा, तो आप ही लोग बारिश करवा रहे हो क्या? सर हमारे उधर ही नहीं आई अभी तो बारिश। हाँ चलो सर, पर मौसम तो ऐसे ही हो रहा है सर, नहीं मतलब हो रही है सर, अब मेरे इधर तो हो रही है, इसके इधर नहीं हो रही होगी। ठीक है। तो क्या सर कर, आपके वहाँ नहीं हो रही दिल्ली में? मैं अभी बाहर जाके देखा नहीं हूँ, ठीक है, अभी मैं बंद कमरे में हूँ यहाँ। क्यों सर, आपके अपार्टमेंट में खिड़की नहीं है? खिड़की है बट वो सॉफ्ट वाली है, सॉफ्ट वाली खिड़की से ऊपर वो लगा हुआ है, शेडो लगा हुआ है, तो आवाज़ भी तो नहीं आ रही है। बारिश होती तो आवाज़ होती। चलो, तो ये बताओ अब क्या करना है इस चीज़ को? अभी पढ़ना है या फिर ख़त्म करें? कुछ ब्रेक लेकर के पढ़ना है या फिनिश करते हैं? आज आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। चलो देखो, अब थोड़ा सा। सर, बोलो। सर संडे को सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी सर। कोई नहीं। और सर सैटरडे को भी नहीं ले पाऊंगी। ठीक है। तो सर आप वीक के बीच में पढ़ा दीजिएगा। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यस यू? सर। सर इस हफ्ते ले लूंगी। मतलब मैम जैसा बोलेंगे ना कि मतलब वीक डेज तो वीक डेज को डिसाइड कर लेंगे, मतलब आप जब फ्री हो उस अकॉर्डिंग। सो दैट मीन्स कि मैं जो है वीकडेज में आप लोग का 3 दिन का कर लूँ, चलेगा? हाँ सर। तो सिर्फ इस वीक के लिए ना, इस वीक ही तो हाँ जाओगे बस ना बस शायद आप। हाँ इसी वीक के अच्छा लिए। अच्छा, इस वीक के लिए। ओके ओके।